अस्सलाम वालेकुम मौजूद ख़वातीन और हज़रात, सॉरी फॉर डिले। आज हमारे इंटरव्यूज थे और बड़ी कीमती शख्सियत ने आना था, लेकिन एक को हम किसी न किसी तरह कैप्चर कर सके हैं और एक हम गालियां खा के हटे हैं। तो अभी अनाड़ी हैं और कुछ बीमारी हैं। तो हमारे साथ हमारे मुल्क के बेहतरीन खूबसूरत हैंडसम चॉकलेट हीरो अनवर इकबाल साहब मौजूद हैं और उनसे मैंने गुजारिश की थी कि सर प्लीज हमें हमारे साथ आएं और कुछ बातें हमारे साथ शेयर करें और अपनी जिंदगी को हमारे साथ बांटें। आप जानते हैं कि अपने कितने हसीन हीरो रहे हैं, कितनी खूबसूरत इनकी परफॉर्मेंस रही है। बहुत सारे ड्रामे किए हैं इन्होंने, मूवीज में भी काम किया है, थिएटर में भी काम किया है और मेरे साथ भी काम किया है थिएटर पे, आपको याद होगा। तो माशाल्लाह से बहुत ही रंगीन काम किए। इतने मशहूर, इतने पायदार, इतने खूबसूरत एक्टर आज आपके सामने मौजूद हैं और मैं इनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि इनके साथ, क्योंकि जो बंदा इनके साथ काम कर लेता है तो पर्सनली जान लेता है। जब जान लेता है तो फिर ये होता है कि आपको करनी ही पड़ती है फिर ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट। तो कैसे हैं आप? सही। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी थोड़ा सा ऊपर होके रूहानी में बहुत अच्छा हूँ। अल्लाह का लाख लाख एहसान है और आज तो कुछ ज्यादा ही अच्छा हूँ कि तुमसे मुलाकात हो रही है। पूरा जरा सा अपने बारे में बहुत सारी बातें कीजिए कि कुछ लोग नई जनरेशन है, कुछ पुराने लोग हैं, मिला जुला सा तस्वीर है। तो अपना पूरा इंट्रोडक्शन करवाइए, कहाँ कहाँ काम किया, मेरा नाम ये है, मैंने स्टार्ट चलें किया, इस तरह से आप शुरू। चलें चलें अपनी किताब जिंदगी के औराक पलटते हैं। एक सेकेंड, और थोड़ा सा कैमरे को ना यूं कर लें ताकि आपका हाफ पार्ट दिखाई दे। ये देखिए, ठीक है। अब आप भूलिए, हाँ ये ठीक, एकदम झकास। मैंने कहा अब चलते हैं अपनी किताब जिंदगी के कुछ औराक पलटते हैं और माजी की झरोकों में झांकते हैं और वहाँ से जो कुछ भी मिलता है वो आपकी नज़र कर देते हैं। मेरा जन्म इसी शहर कराची में हुआ 1950 में और बचपन मेरा बहुत ही ज़बरदस्त गुजरा। हर वक्त मैं किसी न किसी के कंधे पर सवार होता था और बड़ी ठाट बाट की ज़िंदगी रही हमारी थ्रू आउट स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ। एक बहुत ही क्या कहते हैं उसको हमगीर शख्सियत अल्लाह ताला ने हमें बना दिया था और बहुत ही पसंदीदा, मतलब हमें अल्लाह ने ऐसा हमारा कुछ सिस्टम कर दिया कि हम बहुत ज़्यादा पसंदीदा रहे अपनी पूरी लाइफ में लोगों के। और इसी पसंदीदगी की वजह से टीवी प्रोड्यूसर्स जो थे वो मेरे पीछे पड़े रहते थे हर वक्त। यूनिवर्सिटी में जब मैं फाइनल अपने प्रीवियस कर रहा था मास्टर्स का, तो कोई दिन ऐसा नहीं होता जब कोई टीवी का प्रोड्यूसर वहाँ टैलेंट हंट के लिए आता और वो मुझे घूरता हुआ मेरे पास आता और अपना इंट्रोडक्शन करता और कहता सर मैं आपको अपने ड्रामों में लेना चाहता। और मैं मना करता रहा क्योंकि मेरा टारगेट कभी टेलीविज़न था नहीं, ना ही मेरी फिल्म इंडस्ट्री थी। मेरा टारगेट तो था हॉलीवुड और मैं कुछ करना चाहता था वहाँ जा कर के, क्योंकि जब उमर शरीफ एक मिस्री जाकर के और अपने आप को मनवाता है हॉलीवुड में, लॉरेंस ऑफ अरेबिया में आकर के, वो पूरी दुनिया उसको मानती है। और एक आई एस जौहर इंडिया से जाते हैं और बहुत से, बाद में तो इंडिया खैर बहुत सारे गए, हमारे भी गए, लेकिन शायद कोई इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। तो मेरा नज़रिया ये था कि भाई पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। अल्लाह ने हमें से, मुझे पता था कि मेरे अंदर कितनी सलाहियतें हैं, मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, मुझे उसकी अवेयरनेस थी। मेरे लिए मतलब कोई ये अचंभे की बात नहीं थी, कोई वो नहीं था, सरप्राइज नहीं था मेरे लिए कि मेरे अंदर टैलेंट है। आई न्यू दैट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। स्कूल के ज़माने से ही मुझे पता था कि मुझे एक्टर बनना है, फैसला मैंने कर लिया था। मगर जैसा कि मैंने कहा कि मेरा टारगेट मेरे मुल्क की इंडस्ट्री नहीं थी। ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ मैं खुदा न खास्ता कि मेरे मुल्क की इंडस्ट्री कमज़ोर है या मेरा टीवी या शोबिस कमज़ोर है, ये बात नहीं है। मगर मैं चाहता था ज़रा बड़े कैनवस पे जा कर के अपने टैलेंट को दिखाता और मेरा मकसद अपने मुल्क को इंटरनेशनली रोशनास कराना था और बताना था कि पाकिस्तान में भी
ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. دس واز مائی مین مطلب جو میرا مقصد حیات تھا وہ یہ تھا. تو آئی واز ویٹنگ فار دیٹ. پھر ہوا بھی ایسا کہ کیلیفورنیا وہ شکاگو کالج آف ایکٹنگ کے پرنسپل پاکستان آئے اور یہاں آ کر کے انہوں نے اسٹوڈیوز میں جا کر کے وہ کیا, چیک کیا. تو میری کسی فلم کے گانے کو انہوں نے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کر, ریپیٹ مطلب اس کے ڈیمانڈ کی کہ مجھے پھر سے وہ گانا دکھایا جائے. وہ گانا میرا کئی بار انہوں نے دیکھا. اقبال احمد خان ہمارے جنگ اخبار کے فلم پیج کے انچارج ہوتے تھے, وہ لے گئے تھے ان کو, ظاہر صافی فلمی وہی تھے, وہ ان کو اسٹوڈیو لے گئے تھے. تو وہاں انہوں نے اس گانے کی جب بار بار فرمائش کی, پھر اس نے کہا کہ بھائی مجھے تو اس میں بڑا ٹیلنٹ نظر آتا ہے, یہ بندہ کون ہے؟ اس سے کہا جی اس کا نام انور اقبال ہے اور یہ ان کی پہلی فلم ہے اور انہوں نے یہ کام کیا ہے اس میں. کہہ رہا میں نہیں مانتا, یہ پہلی مرتبہ اداکاری نہیں کر رہے, یہ تو کہیں سے باقاعدہ ڈگری وغیرہ لے کر کے فارغ التحصیل. سے کہا نہیں سر, یہ را ہینڈ ہے اور ابھی یونیورسٹی میں ہیں اور بس اپنا شوق پورا کرنے کے لیے یا ہالی ووڈ جانا چاہتے ہیں, یہ اپنے ساتھ کوئی چیز لے جانا چاہ رہے ہیں, اس لیے یہ کام انہوں نے کیا. تو اس سے کہ میں ملنا چاہتا ہوں. وہ کانٹیننٹل میں ان دنوں اس پرل کانٹیننٹل کا نام انٹر کانٹیننٹل ہوتا تھا, کراچی کا 5 اسٹار ہوٹل یہی تھا پہلے. تو ایک میٹنگ ہماری اقبال احمد نے وہاں رکھی, ہم گئے ان سے ملے, وہ بڑا بیچارہ خوش ہوا اور وہ کہنے لگا کہ آل یو نیڈ از اے سرٹیفکیٹ فرام مائی کالج آف ایکٹنگ, یو آر اے بورن ٹیلنٹ, you know everything, all you need is a certificate, you get the take my education in my college, it will be a course of 18 months and then qualify from my college and then doors of Hollywood will be open for you. میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں آ جاتا ہوں. تو انہوں نے مجھے ساری چیزیں بھیج دی, پراسپیکٹس وغیرہ بھیج دیے, میں نے ساری فارم وارم بھر کے بھیج دیے. اب ان دنوں میرے بابا جان کا آپریشن ہوا, وہ ہاسپٹلائزڈ ہو گئے اور اٹینڈنٹ میں ہی تھا ابا جان کا. تو جس دن ان کا آپریشن تھا, ڈاکٹر نصیر شیخ نے کیا تھا جو بھٹو صاحب کے بھی معالج تھے, اور ہاسپٹل بھی وہی تھا, روم بھی وہی تھا جو بھٹو صاحب کا روم تھا. تو وہ ابا جان کے آپریشن والے دن انہوں نے جب ان کو ریکوری روم سے نکال کے ہمارے اپنے روم میں لے آئے, تو مجھے انہوں نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر میں یہ ہوش میں آئیں گے, ہی ول بی آسکنگ فار واٹر, تو آپ ان کو پانی مت دیجیے گا, ایک چمچ بھی مت پلائیے گا ان کو, یعنی ان کے ہونٹوں کو سہلائیے گا, اس سے جو بھی تری آ جائے گی وہی کافی ہے, لیکن ابھی آج 1-2 گھنٹے تک پانی نہیں دینا. میں نے کہا اچھی بات. چنانچہ وہی ہوا, ابا نے پانی مانگا, جب آنکھیں کھولی تو میں نے وہی کیا, ان کے ہونٹوں کو میں نے سہلانا شروع کر دیا. انہوں نے کہا بابا ابھی پانی 1-2 گھنٹے بعد آپ پیئیں گے. انہوں نے مجھے دیکھا, گھور کے میرا ہاتھ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے سینے پہ رکھ لی. باپ ہیں, محبت کرتے ہیں, میں ان کو بہت چہیتا بچہ تھا, تو میں نے بڑے پیار سے ان کو لپٹا لیا اور ہاتھ میرا ان کے سینے پہ تھا. تو کہنے لگے یار تو مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا؟ میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی. میں نے کہا بابا اللہ نہ کرے, میں آپ کو چھوڑ کے کیسے جاؤں گا؟ کہہ رہے نہیں بچوں, تم نے تو پوری تیاری کر لی ہے امریکہ جانے کی, شکاگو جا رہے ہو تم تو, میں نے تمہارے کمرے میں چھاپا مارا ہے اور میں نے وہ ساری چیزیں برآمد کر لی ہیں جو تیاریاں تم کر رہے ہو. میں نے کہا جی بابا میں جا تو رہا ہوں, لیکن میں تو 1-8 سال کے لیے جاؤں گا, سب کا کورس وورس کروں گا پھر آ جاؤ. کہہ رہے نہیں یار تو نہیں جا, تیرے بغیر میرا دل نہیں لگے گا. اب باپ تھا, آپریشن کروا چکا تھا, ہاسپٹلائز تھا, تو ظاہر ہے وہ اتنی محبتیں وہ سب, میں نے فیصلہ کیا کہ میں نہیں جاؤں. تو میں نہیں گیا. آپ بلیک میل ہو گئے؟ ہاں ایموشنلی بلیک میل ہوا, یا محبت میں بلیک میل تو نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ابا تو پیور محبت کر رہے تھے نا میرے سے. ارے کوئی باپ اپنے بچے سے جعلی محبت تو نہیں کرتا. پیور محبت میں ہی تو بلیک میل ہوتا ہے بندہ, نکلی میں تھوڑی. ہاں مگر میں نے اپنے باپ کی محبت میں اپنے شوق کو قربان کیا, میں نہیں گیا. اب بھی کوئی کچھ نہیں بگڑا, آئی ایم اسٹل اوکے, میں ابھی بھی کام کر سکتا ہوں, اور جب بھی مجھے موقع ملا میں نے کچھ کر گزرنا ہے. روحانی بانو یہ میں بتا دوں میں انشاءاللہ بالکل, اب آپ کو کرنا ہی ہوگا.
छक्का में लगा के छोड़ूंगा, वरना फिर मुश्किल हो जाएगी. आइए, जो मन की जो है आपकी विशेस, सेकंड, आपकी जो मन की विशेस हैं उनको कंप्लीट कीजिएगा, इनको अधूरा मत छोड़िएगा कि चलो ठहर जाओ, अभी मैं ठहर जाऊं. माशाल्लाह आप ठीक हैं, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं लाइफ में, स्पेशली हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपने बहुत सहा और बड़े पेशेंस के साथ आपने अपना नेचर नहीं बदला. आपकी आवाज में वही खनक है, वही प्यार है, वही खुलूस है, और वही दूसरों के लिए मोहब्बत भी है. तो विच इज वेरी ग्रेट, वेरी पॉजिटिव आपका वो है ऑरा, एंड जो आप सोच रहे हैं इंशाल्लाह वो होगा. अब आप हमें वो शेयर कीजिए जो आपने सफरिंग की है, और वो इस तरह से बताइएगा कि दूसरे लोग मोहतात हों जब उनकी तबीयत खराब हो, उनको क्या नहीं करना चाहिए. आप अपने एक्सपीरियंस दूसरों को शेयर करेंगे. देखिए, हम अल्लाह ताला की तख्लीक हैं, हमारा खालिक हमारा परवरदिगार है, और जो कुछ भी होता है बिन जानिब अल्लाह ताला होता है. अल्लाह ने कोई ऐसी बीमारी पैदा ही नहीं की जिसका इलाज उन्होंने पैदा न किया हो पहले. कोई ऐसी बीमारी नहीं. लिहाजा बीमारी या परेशानी किसी भी किस्म की आती है जिस्मानी, तो इंसान को घबराना नहीं चाहिए. अपने अल्लाह पे अपने ईमान को और पुख्ता और मजबूत कर लेना चाहिए. मैं तो खुदा की कसम अल्लाह के बहुत करीब हमेशा से रहा हूँ. आपको तो पता ही है, मैं नमाजी आदमी हूँ, तो मैं अल्लाह के करीब रहता हूँ हमेशा. लेकिन इस बीमारी ने ना मुझे अल्लाह से इतना करीब कर दिया है कि अब तो मुझे परवरदिगार नजर आते हैं बाकायदा. जब भी जो कुछ भी मैं मांगता हूँ परवरदिगार मुझे अता करते हैं. 2 साल से मैं बीमार हूँ. 2 साल कोई छोटा पीरियड तो होता नहीं है. और बीमार भी मैं गैस्ट्रो के प्रॉब्लम में हूँ. यानी मेरा जो पेंक्रियास है, जो शुगर तो है ही ना, तो उसकी वजह से मेरा पेंक्रियास लबलबा जो है वो सुकड़ गया है, छोटा हो गया. और उसके डक में कहीं कोई फिश माउथ के नाम से कोई चीज़ है जो मेरा इंजाइमर बनने नहीं दे रही. तो जब इंजाइमर नहीं बनेगा तो जाहिर है आपका बॉडी तो आपके लिए लड़ ही नहीं सकता. जो कुछ भी आप खाएंगे वो आपकी बॉडी को लगेगा ही नहीं, ज़ाया हो जाएगा. तो वो मेरे साथ 2 साल से हो रहा था. अभी अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है कि मेरे उसमें पेंक्रियास में भी स्टंट लग गए. मेरे जिगर से वो जो फाजिल वो होता है पानी, जो एंजाइमर बनने में रुकावट का सबब होता है, उसको ड्रेन किया गया. एक इंजेक्शन लगा के मुस्तकिल वो 1.5-2 महीने मेरे वो इंजेक्शन लगा रहा, बड़ी तकलीफ हुई. उससे वो ड्रेन आउट हुआ वो सारा पानी. फिर वहाँ पर भी स्टंट लगा दिया गया. अब अल्लाह का शुक्र है मैं काफ़ी हद तक ठीक हूँ, पेट भी मेरा ठीक है. लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि फिर मैं गिर पड़ा, और उस गिरने से मेरा जो हिप बोन है वो फ्रैक्चर हो गया. तो कोई 3-4 महीने से मैं बेड रेस्ट पे हूँ. कांट वॉक. वॉकर के ज़रिए से मैं थोड़ा बहुत वॉक कर लेता हूँ, लेकिन अभी तक मेरा पैर पूरी तरह ठीक नहीं है. कल भी मेरा टेस्ट था, डॉक्टरों ने मुझे देखा और उन्होंने कहा कि स्टिक हम आपको 1 हफ्ते के बाद देंगे, तो फिर आप स्टिक के सहारे से चलिएगा. स्टिक अगर हाथ में आ गई और मैंने चलना शुरू किया तो आई थिंक फिर 1-आध महीने में आई विल बी वेरी वेल. चलना फिरना सब मेरा आम सा. वैसे भी दर्द वर्द मुझे अब है नहीं, पैर में कोई तकलीफ नहीं है. बस ये है कि पैर को मैं उस पर बोझ नहीं डाल सकता लेफ्ट लेग पे. कूल्हे की हड्डी है ना, यानी वो हिप बोन है, और वो कमर से लेकर के घुटने तक वो डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब के बड़े बेटे हमारे MNA हैं, इमरान इमरान अली शाह, उन्होंने अपने हाथ से ऑपरेशन किया. और डॉक्टर साहब का ही ऑर्थो है, शाज ऑर्थो के नाम से उन्होंने एक चीज़ बनाई है जो हिप बोन और ये रान की हड्डी का नेमुल बदल है, वो उन्होंने उसमें प्लेस कर दी, और उसके सहारे से काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह का बड़ा एहसान है, ठीक ठाक. बहुत खूब आपने बताया और बड़ी हिम्मत दिखाई कि इतना सहने के बाद भी आप स्माइल कर रहे हैं. और जाहिर है जिस्म की तकलीफ, मेंटली तकलीफ, फिर फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा तकलीफ, कोर्स कमाना और फिर निभाना, फिर अपने
लोगों को मतलब हॉस्पिटल जाना, फिर वहां पे बिल्स देना, फिर अपने बार बार टेस्ट करवाने, उसमें आपके बहुत सारे खर्च हुए, इसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? खर्च तो रूही कहते हैं कि जान का सदका माल और ईमान का सदका जान होता है। अगर आपकी जान खतरे में है तो आप माल की परवाह मत करें, माल खर्च करें, और खुदा न खास्ता अगर आपका ईमान खतरे में आ जाए तो फिर आप जान की परवाह मत करें, जान दे दें, ईमान बचा लें। तो जान बचाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, सो किए हमने। लाखों रुपए खर्च हो गए, क्योंकि मैं कम से कम 6 दफ़ा तो एडमिट रहा हूँ, हॉस्पिटलाइज हुआ हूँ, और हफ्तों 10-10 दिन, 15-15 दिन में दाखिल रहा हूँ, और बहुत बड़े बड़े अस्पतालों में रहा हूँ। टेस्ट मेरे बहुत कीमती किस्म के होते थे, मेडिसिन मेरी बहुत महंगी आती हैं, इंजेक्शंस मेरे बहुत महंगे आते हैं। तो अखराजात तो खैर बहुत हुए, लेकिन अब जाहिर है आदमी को अपनी, अगर जान पे खर्च नहीं करेगा तो फिर किस पे खर्च करेगा। और फिर लतीफ़ा ये भी हुआ बीच में कि 2 साल मैंने काम भी नहीं किया। अब आई एम द मोस्ट एक्सपेंसिव एक्टर, आपको तो पता ही है। मैं बहुत ज़्यादा पैसे लेता हूँ काम करने के, और लेता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा था। 18 में मेरे 7 ड्रामे चल रहे थे और 10 बन रहे थे, यानी 7, आई वॉज बिजी इन 17 सीरियल्स। तो जाहिर है पैसे तो मिल रहे थे बहुत सारे। वो काम भी बंद हो गया ना, जाहिर है। एक तो अभी तो ये कोरोना कोरोना की वजह से बंद हुआ है पिछले 6 महीने से, लेकिन मैं अपनी बीमारी की वजह से 1.5-2 साल से काम नहीं कर रहा। तो वो एक आमदनी का जरिया जो था वो तो बिल्कुल ही ड्रॉप हो गया। और आपको पता है हमें एक्टिंग के सिवा कोई काम तो आता नहीं कि हम कहीं और से कमाएं। चालाकी, 400 पीसी, ड्रामेबाजी, ये सब चीजें हमसे बहुत दूर है। तो चीटिंग, फ्रॉड, ये वो, ये ये गवर्नमेंट ने फनकारों के लिए क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी रखी हुई है कि अगर आर्टिस्ट जो है, जो सारी जिंदगी पहले तो तकलीफ उठाता है, छोटे छोटे अपने बजट पे जिंदगी गुजार कर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है, मेहनत करता है, घर वालों से, घर वाले कहते हैं एक्टर नहीं बनो, एक्टर नहीं बनो, फिर लेकिन फिर भी बनता है और घुसता है उसके अंदर। और पेरेंट्स नहीं चाहते, वो चाहते दूसरा बिजनेस कर ले, लेकिन वो भूखे रहकर जैसे भी कर कर वो वहां तक पहुंचता है, नाम कमाता है, मेहनत करता है, फिर एक लोगों का मन पसंद हो जाता है, लोग उसको चाहने लग जाते हैं और मुसलसल देखना चाहते हैं। तो उसके लिए, उस फनकार के लिए गवर्नमेंट ने क्या रखा हुआ है, जब एटलीस्ट जब वो बीमार हो जाए, सारी चीजें छोड़ दें, ग्रोसरी छोड़ दें, किराया छोड़ दें, ये छोड़ दें, वो छोड़ दें, इन सिर्फ आप बीमारी को देखें, इसके लिए कौन सा बजट गवर्नमेंट ने तय किया हुआ है? आपको कितने पैसे मिले हैं? एक सेकंड, 1 मिनट। हाँ, मुझे तो 1 रुपया नहीं मिला, और मैं समझता हूँ कोई बजट गवर्नमेंट ने तो नहीं रखा हुआ आर्टिस्टों के लिए, क्योंकि आर्टिस्ट वो कम्युनिटी है कि जिसका नंबर आते आते गवर्नमेंट बदल जाती है। गवर्नमेंट आती है और गवर्नमेंट कहती है कि जी हम ये करेंगे, वो करेंगे, फलां के लिए ऐसा वैसा, और वो करते भी हैं किसी हद तक। लेकिन आर्टिस्टों की बारी आती है लेट। जब जब तक आर्टिस्टों की बारी आती है तब तक गवर्नमेंट बदल चुकी होती है, क्राइसिस में चली जाती है या बदली जाती है गवर्नमेंट। या तो आर्टिस्टों के लिए होता है, या ये होता है कि या गवर्नमेंट बदल जाती है, या आर्टिस्ट, जैसे महाजन जहांगीर का मैंने जब देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि ही वॉज द कॉमेडियन, ठीक है ना। जो कॉमेडियन होता है वो लोगों को हंसाने के लिए, पता नहीं अपने आप को बंदर बना, कुत्ता बना, बिल्ली बना, जो वो बना सकते हैं वो अपने आप को बनाते हैं दूसरों को हंसाने के लिए, ठीक है ना, कि लोग एंटरटेन हो, उनकी जो फ्रस्ट्रेशन, जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिलीज हो जाए। लाइक एक आपको ऐसी थेरेपी देते हैं, हंसने की थेरेपी देते हैं। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द आर्टिस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी लाइफ में आर्टिस्ट नहीं होगा तो फिर आप एक डम, पता नहीं क्या होंगे, मैं उसके तस्वुर ही नहीं कर सकती। तो फनकारों के लिए कोई बजट नहीं है, मर जाते हैं, बीमार हो जाते हैं और लाठियां लेके चल रहे हैं। मुझे बहुत दुख में हूँ, एंड आई एम वेरी एंग्री। मैं जो भी हुकूमत पे इस वक्त है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बजट बनाएं। जहां मैं रहती हूँ वहां मुझे तो कोई प्रॉब्लम इस टाइप की नहीं है, मैं बीमार होंगी तो मुझे फौरन ले जाएंगे, मेरे पास पैसे नहीं होंगे, वो कहूंगे नहीं है पैसे भाई, तुम मेरा खर्च उठाओ,
दे विल डू इट, गवर्नमेंट इसको कहती है, ठीक है ना, मगर वहां तो कोई सिलसिला ही नहीं। तो आप क्यों नहीं इस मामले पे बात करते कि आपका जो बजट है ये बनाया जाए, आप एक बहुत बड़े मंचे में, बड़ा नाम है, सबको कलेक्ट करें और बात करें। रूहानी, देखिए मैंने तो कभी अपनी जात के लिए तो कभी बात की नहीं, आपको अच्छी तरह जानती है इस बात। हाँ, दूसरों के लिए मैंने जरूर जो मेरे बस में होता था मैं तगोदो करता था, बात भी करता था, आवाज भी अपनी रेस करता था, मिनिस्टरों से मिलता था, बहुत कुछ करता था। अजीज बलोच हमारे एक सिंगर थे, आप जानती होंगी, बहुत बड़े सिंगर थे बलोची दुनिया के। वो बीमार हुए बेचारे, तो उनका मैं फाइल लेकर के गया था। उस जमाने में जो मिनिस्टर थी कल्चर की, जो नाम याद नहीं आ रहा, मैं गया, मैंने कहा मैडम ये आर्टिस्ट हैं और ये बहुत बुरी कंडीशन में हैं, तो आप इनकी हेल्प करें। कहने कौन है, मैं तो नहीं जानती इनको। तो मैंने उसके बेटे से कहा यार इनकी तस्वीरें लाओ अगर तुम्हारे पास हो। उसके लड़के ने 2 तस्वीरें ला के दी, जिसमें एक में मुशर्रफ साहब जो हैं वो इनके सॉन्ग पे झूम रहे हैं, और एक में जरदारी साहब डांस कर रहे हैं। और जरदारी प्रेसिडेंट थे उस जमाने में, और वो डांस कर रहे थे इनके साथ। तो मैंने कहा ये लो, एक सदर मैंने कहा इनके इनकी आवाज पे झूम रहा है और दूसरा सदर इनकी आवाज पे नाच रहा है, और आप कहती हैं कि ये कौन है। अब इससे बढ़ के तो इसका कोई इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता। शर्मिंदा तो मैंने बहुत किया, लेकिन उन्होंने दिया दिलाया कुछ भी नहीं अजीज बलोच को। अजीज बलोच बेचारे उसी कसम परसी में, उसी तकलीफ, उसी बीमारी में, जो कुछ भी हम लोगों से हो सका हमने आपस में जो भी कर सकते थे। जाहिर है हमारा भाई था, और बलोच होने के नाते मेरा फर्ज था कि मैं जितना भी उसके लिए करूं मैंने किया, तो कर लिया हमने। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से एक तिनके का भी उनको सहारा नहीं मिल सका। ये मेरे सामने की बात है। नूर मोहम्मद लाशारी साहब मेरे मामू, कितने अजीम फनकार, कितने बड़े आर्टिस्ट थे, वो बीमार हुए, उनके साथ भी यही हुआ। और बहुत सारे एक्टर्स हमारे बेचारे एड़ियां रगड़ रगड़ के मर गए। उनकी लाशें अस्पताल वालों ने नहीं दी लवाकिन को कि जब तक बिल्स आप क्लियर नहीं करेंगे हम इनकी बॉडी आपको नहीं देंगे। ये भी बेचारों ने बर्दाश्त किया। कितने ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपने मेडल्स को बेचा है, जो उनको ट्रॉफीज मिली हैं वो उन्होंने बेचा। न फकत आर्टिस्ट बल्कि फनकारों के साथ भी। लियारी के तो फनकारों के साथ बहुत हुआ, लियारी के बॉक्सर्स के साथ, लियारी के फुटबॉलर्स के साथ, बलोचों के साथ खास तौर पर कुछ ज्यादा ही नाइंसाफी होती चली आ रही है, जो अभी तक चल रही है। तो ये तो अलमिया है। अब होना ये चाहिए कि एक एक बहुत ही सुलझी हुई गवर्नमेंट हो, और उसके अंदर बहुत ही सुलझे हुए लोग हों, दिल में अपने इंसानियत रखते हों, ह्यूमैनिटी का दर्द हो उनके दिल में, और वो सच्चे मुसलमान भी हों। वो सब सर जोड़ के बैठें कि भाई आखिर इन फनकारों का बेचारों का कसूर क्या है। ये तो अपनी पूरी जिंदगी हमें दे देते हैं, हमें घर बैठ के ये प्रोवाइड करते हैं एंटरटेनमेंट, और ये खुद जब बेचारे साहिब फराश हो जाते हैं तो हम लोग इनकी कोई मदद कर ही नहीं सकते, और ये बेचारे इस तरीके से एड़िया रगड़ रगड़ के मर जाते हैं। तो आखिर ये कब तक ये सितम, ये जुल्म, ये बेहसी, ये नाइंसाफी कब तक रहेगी? इट शुड एंड, ये खत्म होना चाहिए। ये हर दौर में होता आया है, और ये खास पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तानी पहले तो इस चीज को अपनाते नहीं कि आर्टिस्ट होता है, फिर वो पूरी दुनिया के आर्टिस्टों को अपना लेते हैं। अमेरिकन भी चाहिए, इंडियन भी चाहिए, पाकिस्तानी भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। फिर उनको गालियां भी देते हैं, ये कंजर मरासी का लफ्ज का एक टैग देते हैं उनकी मेहनत का, उनका वो जो आपको मेंटली थेरेपी कर रहे होते हैं, मेक यू हैप्पी, तो आपको गिफ्ट में वापस में ये मिलता है। चलो ठीक है, दे दो, कोई मसला नहीं। लेकिन जब वो बीमार हो रहा होता है, मैं मतलब मैं दुखी हो जाऊंगी। मैं दुखी नहीं होती, पर मैं हो जाऊंगी इस मामले में। मेरे लिए बहुत सेंसिटिव ये मामला है। एक सेकंड, क्या कह रहे हैं आप? वैसे ही बहुत हसास होता है। मैंने कहा फनकार तो वैसे ही बहुत हसास होता है ना। बहुत बहुत ज्यादा। फनकार में हाँ, हसासियत ज्यादा होती है बनस्बत दूसरे आम इंसानों के, क्योंकि अगर वो हसास नहीं होगा
تو وہ جو جذبات پیش کرتا ہے ان جذبات کو جب تک وہ خود محسوس نہیں کرے گا تو وہ لوگوں کو کیسے وہ محسوس کروائے گا؟ ابھی جب روحیمانوں کے ساتھ ایسا ہوا آپ کے سامنے ہی ہے نا, تو شی واز ناٹ ان پراپرلی ان سینسز, تو وہ روڈس کے اوپر گھوم رہی ہے, کچھ ہو رہا ہے, کبھی فاؤنٹین میں اس کو کوئی اٹھا کے ڈال رہا ہے. گورنمنٹ اتنی ہیوج اتنی کلاسی آرٹسٹ کو کیا دیا؟ جب وہ مری تو اس کی قبر ہے پاکستان میں نہیں ہے, کہاں ہے؟ کوئی انویسٹیگیشن نہیں, کچھ بھی نہیں. if she died she died. let me open the mic. جی بالکل میں مائک اتنی بڑی سوری میں مائک اس لیے بند کرتی ہوں تاکہ آپ کلیئر مجھے سن سکیں اور کلیئر جو ہے ہاں آپ لوگ جو ہے صحیح سے سن سکیں. جی ٹھیک ہے. روحی اس قدر بڑی آرٹسٹ تھی کہ اس کا مقابلہ میرا خیال ہے انڈیا میں بھی کوئی نہیں کر سکتا, اتنی بڑی آرٹسٹ تھی وہ. لیکن ان بیچاری کے ساتھ کیا ہوا, میری بڑی اچھی دوست تھی, آئی واز ویری کلوز ٹو ہر, شی واز ویری کلوز ٹو می. تو اس غریب کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے, ایک تو اس کی تعلیم اس کے لیے مصیبت بن گئی. شی واز ماسٹرز ان فلاسفی, اور بے پناہ پڑھی لکھی سینسیبل اچھی خاتون, اور آرٹ کی دنیا کی میں سمجھتا ہوں شی واز الٹیمیٹ, بہت بڑی آرٹسٹ تھی. لیکن کیا ہوا ان کے ساتھ, وہ تھوڑی سی بہت زیادہ پڑھنے کی وجہ سے بہت زیادہ ڈپریشن یا اپنی جو فیملی لائف ان کی جو ٹریجڈیز ہوئی, پھر ان کا بچہ جو مارا گیا, اس کے بعد وہ غریب تھوڑی سی مینٹلی ڈسٹرب رہیں بہت زیادہ. وہ جب مینٹلی ڈسٹرب تھیں تو اسی میں ہی ان کو یہ فٹس وغیرہ پڑتے ہوں گے, پاگل پن کا دورہ ہوتا ہوگا. تو لوگوں نے اس پر بھی کچھ کام سیریسلی نہیں کیا. اس پر بھی لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بھئی یہ عورت اتنی بڑی عورت ہے اور اتنی عظیم فنکارہ ہے اور اتنی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے اور اتنی پالشڈ ایکٹر ہے, ہمارے ملک کا نام اتنا اس نے روشن کر رکھا ہے, اس کے کریڈٹ پہ اتنا بڑا بڑا کام ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی دلجوئی کریں, اس کا سہارا بنیں. اور کیا مشکل ہے, میں سمجھتا ہوں اگر 4 بڑے آدمی اس ملک کے, جو پتہ نہیں 4 کروڑ ہوں گے کم سے کم ہمارے ملک میں بڑے لوگ, ان میں سے اگر 4 آدمی بھی چاہیں تو کسی ایک آرٹسٹ کے لیے اس کی زندگی بنا سکتے ہیں. 4 بالکل آدمی مل کر اگر ٹرائی کریں تھوڑا تھوڑا کر کے, تو ایک فنکار کی زندگی جو ہے وہ بچا سکتے ہیں. میرے ذہن میں ایک یہی آپ نے بات اچھا ہو گیا کر دی کہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ 4 لوگ ایک فنکار کا اگر ٹیک کیئر کر لیتے ہیں تو پاکستان میں بہت سارے ایسے امیر لوگ ہیں جو 4 لوگ ایک فیملی کو تو ٹیک کیئر کر ہی سکتے ہیں. لیکن میرے مائنڈ میں ایک بات ہے کہ ایک میرے سائیں بابا کہتے ہیں کہ اگر جیسے سب کو کھانا مل گیا اور ایک آدمی کو کھانا نہیں ملا, اور ان 10 لوگوں نے, جیسے 10 لوگ ہیں اور 10 کو کھانا مل گیا اور ایک کو نہیں ملا, کھانا ختم ہو گیا, تو اگر سب لوگ مل کر 1.5 نوالا نکالیں گے تو اس اکیلے آدمی کا پیٹ بھر جائے گا, وہ سروائیو کر جائے گا. بس یہ وہ جو ایک نوالا ہے نا, وہ دینے کی ہمت ہونی چاہیے, اس کے لیے جگر ہونا چاہیے کسی کے پاس. وہ اس نوالے کو ضائع کر دیں گے, خراب کر دیں گے, لیکن کسی دوسرے کے منہ میں ڈالیں گے نہیں اس کو. یہ المیہ ہے ہمارے ساتھ. ایک ایسا باکس ہونا چاہیے, بھلے آرٹس کونسل میں ہی ہو, اور سی تھرو باکس ہونا چاہیے جس میں جس کا دل چاہے وہ جا کے چپ چاپ پیسے ڈال کر آ جائے, اور جس وقت اس وقت کسی بھی فیملی کی ضرورت ہو, کوئی بھی ایسا بیمار ہو, ایکٹر یا چوکیدار ایون, یا الیکٹرک ٹھیک کرنے والا اندر کی طرف جو اسٹیج کی الیکٹرک کرتا ہے, سیٹ ڈیزائنر ہے اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے, اور یہ سارے نیچے کے لوگ جو, تو آرٹسٹ تو پھر ریکوری کر ہی لیتا ہے, کوئی نہ کوئی دوست ہوتے ہیں, یار تو چھوڑ میں کر دیتا ہوں, کوئی نہ کوئی فنکار پہنچ جاتے ہیں جذباتی ہو کر دیتے ہیں. لیکن ان بیچاروں کا کیا, یہ جو پیچھے اسٹیج کے پیچھے کام کر رہے ہوتے ہیں, کرتے نہیں کرتے, بہت بہت دکھ ہوتا ہے. ایک بجٹ یہ بے ایک اور کچھ نہیں, یہ روحانی, یہ صرف بے حسی ہے. جس دن ہمارے اندر سے یہ بے حسی ختم ہو جائے گی نا, جس دن ہم یہ محسوس کریں گے کہ یار یہ بھی ہماری طرح کا انسان ہے,
ہے نا. جو ہاتھ پیر اللہ نے مجھے دیے وہ اس کو بھی دیے ہوئے ہیں. جو میری نیڈس ہے وہ اس کی بھی نیڈس ہے. میری نیڈ اللہ پوری کر رہا ہے, اس کی نیڈ اللہ پوری نہیں کر رہا, اس کو آزما رہا ہے. لیکن میرا فرض ہے کہ میں اس کی نیڈس کو دیکھوں, اس کی نیڈس کو پورا کرنے کی کوشش کروں. میرا کچھ نہیں جا رہا اس کی نیڈس کو پورا کرنے کے لیے, میرا کچھ بھی نقصان نہیں ہو رہا, لیکن میں نہیں کر رہا. یہ افسوس ہے. One bite is enough for to survive other person ना. मेरे पास एक पर्सनालिटी है, एक पर्सनालिटी जिनको मैं जानती हूँ. मैं पूरी तरह से किसी को भी नहीं जानती क्योंकि मैं बहुत दूर रहती हूँ, और लेकिन जितना जानती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत पॉजिटिव पर्सनालिटी है, और वो उनके अंदर जो है शोर मचा हुआ है अपनी कंट्री के लिए, और पूरी दुनिया को कलेक्ट करने के चक्कर में है, और सब जगह मोहब्बत डेवलप करने के चक्कर में. एंड his name is रेहान अहमद अल्लाह वाला. तो उनमें मैं ये क्वालिटी देखती हूँ कि वो कलेक्ट करते हैं लोगों को और कोशिश करते हैं कि दूसरे लोग जो हैं, तो ये बात जो है हम उनको बता सकते हैं, और ये इंटरव्यू भी देखेंगे. आप उनके लिए कुछ मैसेज छोड़ें, तो कोई ऐसा बॉक्स बनाया जाए जिसमें कोई बीमार हो जेन्युइनली, वो तो क्या कहते हैं जो नीचे काम कर रहे होते हैं लोग, जो वर्कर होते हैं एक्स्ट्रा, जो दिखाई नहीं देते, वो सेट डिजाइनर, लाइटिंग वाले, ये वाले, वो वाले, फनकार, सब एक बजट होना चाहिए. आप उनको मैसेज करें, ही विल डू इट दैट. अल्लाह वाला की रोहानी, रेहान अल्लाह वाला. हेलो. हाँ, रेहान अल्लाह वाला इज अ ग्रेट मैन, और अल्लाह के फजल करम से वो हमेशा इंथुसियास्टिक रहते हैं इस किस्म की चीज़ों को बनाने के लिए. रिहेबिलिटेशन के लिए भी उन्होंने खासा काम किया है माशाल्लाह, और मज़ीद करना चाहते हैं. मैं बहुत ज़्यादा उनका फ़ैन हूँ क्योंकि उनके अंदर ये दर्द है, और वो ये महसूस करते हैं कि उनका फ़र्ज़ क्या है माशरे में, सोसाइटी को क्या चाहिए, और वो सोसाइटी को क्या दे सकते हैं. ज़ाहिर है हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हमें सोसाइटी सब कुछ दे रही है, इज्जत, दौलत, शोहरत, हमें सब कुछ सोसाइटी से मिला ना, लोगों ने हमें दिया ना. हम उसके रिटर्न में क्या दे रहे हैं, हमें भी तो कुछ ना कुछ देना चाहिए ना अपनी तरफ से. तो ये बहुत अच्छा है अगर रेहान कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें कामयाब करे. अगर क्या कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, अल्लाह उन्हें कामयाब करे, और हम उनके सपोर्टर हैं, उनके साथ हम नए कदम में वो शामिल. अकेले तो कुछ भी नहीं कर सकते ना. तो आगे मेरा मैसेज ये है कि जितने भी लोग हैं सुन रहे हैं इस वक्त, और आगे हम लोग शेयर करेंगे और आगे भी सुनाई दिया जाएगा, तो प्लीज इतना तो करें कि जो लोग आपको 24 घंटे एंटरटेनमेंट करते हैं, आपका दिल जोई करते हैं, आपकी थेरेपी करते हैं माइंड की, कि आप गम में हैं और आपको गम से बाहर निकालते हैं और आप इंजॉय करते हैं इस बात को, तो प्लीज उनके लिए, जब वो लोग बीमार होते हैं, हम लोग मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उनके खर्चे उठाने लग जाए, मैं ये कह रही हूँ एटलीस्ट ऐसा बजट होना चाहिए उस पूरी टीम के लिए, जो सर से ऊपर, सर से लेकर पांव तक जो टीम बनी होती है, काम एक बना रहे हो, पूरा ड्रामा होता है, स्टेज होता है, फंक्शंस होते हैं, सारी टीम होती है, तो बहुत सारे वर्कर होते हैं. तो एटलीस्ट मैं ये चाहती हूँ कि ऐसा कोई मुसलमान जज्बा बाहर निकले, तो पैसे जमा करे और बोले कि जो बीमार हो और हॉस्पिटल जा रहा हो, क्योंकि यही दिख सकता है हम लोगों को, जो बीमार है तो हॉस्पिटल जा रहा है, उसको बीमारी के लिए पैसे चाहिए, तो बजट होना चाहिए इतना. पूरी दुनिया करती है इस्लाम इस्लाम करके, तो सारी दुनिया जो है वो नेकी करती है, सवाए हमारे यहाँ कोई बजट ही नहीं है, इस्लाम में कोई बजट ही नहीं है कि काम कर रहा है, कोई कुछ भी नहीं है. काहे का, कौन, किधर, बताएं. बिल्कुल सही कह रही हैं आप. अच्छा, हमारा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए. जी 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 बोले. हाँ, क्या क्या आप कुछ बोल रही थी आप. मैं ये चाह रही हूँ कि आप कुछ सबके लिए भी पैगाम दें कि आपको कैसा लगता है, एक सेकंड, आपको कैसा लगता है जब आपने इतना काम किया है, और उस हिसाब से आपके लिए क्या होना चाहिए, दूसरे लोग जो बीमार होते हैं, आपके साथी फनकार, उनके लिए क्या होना चाहिए, ये पैगाम दे, लोगों को कलेक्ट करें, और एक जुट, मतलब प्यार
کا مطلب کیا ہے؟ ویسے زکاتیں جا کے دے دینی ہے، لوگوں کو دکھا کے زکات دے دی، بکرا ہزاروں روپے کا خرید لینا ہے، ہزاروں روپے کی گائے خرید لینی، ہزاروں روپے کا کیمل ہم تم سے بڑا لائیں گے. What are you doing, man? Come on. What the hell is that? آپ صرف اپنی اوقات دکھانے کے چکروں میں رہتے ہو، اپنا دل دکھانے کے چکروں میں نہیں رہتے کہ یار مجھے دعا بھی لینی ہے، میں نے مرنا بھی ہے، میں نے اس کے لیے نہیں مرنا، میں نے خود کے لیے مرنا. تو میں اتنی بڑی جو گائے خریدوں گا تو ایک چھوٹا سا اسی پیسوں سے کسی ایک خاندان کو پال دوں تو کیا ہو جائے گا تھوڑی دیر کے ہے نا. وہ دکھاوے کے لیے نہیں ہونی چاہیے. دکھاوا آ گیا نیت میں، اللہ تو نیت ہی، آپ کی گائے کا یا بکرے کا نہ گوشت اللہ کو پہنچتا ہے نہ خون اللہ کو پہنچتا ہے. اللہ کو صرف اور صرف آپ کی نیت پہنچتی ہے، جو آپ کی نیت ہے. بات اگر وہ اسی پیسوں میں کسی، میں نہیں کہہ رہا کہ قربانی نہ کرے، وہ ضرور کرے، وہ ایک فریضہ ہے آپ کے اوپر، وہ ضرور ادا کرے، لیکن آپ یہ بھی سوچیں کہ میں اس پیسے سے کسی اور کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، یا اس پیسے کے علاوہ بھی میرے پاس بہت سارا سرمایہ. تو بجائے شو کرنے کے کہ میں نے 2 لاکھ کی گائے خریدی اور 5 لاکھ کی بھینس خریدی، تو وہ بجائے شوبازی کرنے کے نا، اس کا وہ صحیح استعمال کر لے، کسی کا بھلا کر دے. وہ جو ہوتی ہے، جو انگور ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں جو وہ ڈرائی ہو جاتے ہیں ڈرائی فروٹ کے اندر؟ ایک منٹ. کشمش. کشمش جو ہے وہ آپ پر واجب کی گئی ہے، وہ بھی 1000 روپے کی اس دور کے حساب سے. اگر آپ 1000 روپے کی کشمش خود بھی کھاتے ہیں، دوسروں کو بھی بانٹتے ہیں، تو پیچھے لاکھوں روپے آپ کے بچ جاتے ہیں. وہ آپ غریبوں میں بانٹ دیں، پھر آپ کا شوشا نہیں ہوگا. آپ کو کشمش بقرہ عید پہ کر سکتے ہیں. تو یہ میں جس کو بھولا ہوا ہے میں یاد کروا دیتی ہوں. اب آپ بولیں. بڑی آسانی سے کر سکتے. یہ لوگوں کو بتائیں کہ کشمش کریں آپ، کیونکہ کشمش کچھ نہیں کریں گے تو کشمش کر دیں اور وہ نہیں بچہ. دیکھیں، یہ میں کوئی مذہبی ادبی نہیں ہوں اور نہ کوئی متقی ہوں، نہ مجھے کچھ پتا ہے زیادہ مذہب کا، لیکن جو موٹی موٹی بات مجھے پتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 40 میں سے ایک حصہ یا 2.5% 100 میں سے، یہ منیمم ہے. اب لوگ اسی کو میکسیمم سمجھ کے بھائی ہم نے تو زکات دے دی. ارے بابا، یہ منیمم ہے، منیمم. آپ چاہیں تو آپ 5% بھی دے سکتے ہیں، 10% بھی دے سکتے ہیں، 15% بھی، 25% بھی، 50% بھی دے سکتے دے دیں دل کے ہیں. اوپر. اپنا دل دیکھیں، اپنا ایمان دیکھیں، اور جتنا زیادہ آپ اپنے غریب بھائی کی مدد کر سکتے ہیں وہ کریں. اگر آپ کو اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ تو آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے نا. ایگزیکٹلی. اب پھر بہت اچھا رہا، بہت مزہ آیا آپ سے بات چیت کر کے. اب مجھے بھی بہت اچھا لگا. ہاں اچھا، ایک سیکنڈ. آپ سے بہت مزہ آیا. آپ کو کافی عرصے بعد میں نے دیکھا. میں نے ایک تصویر بھی لگائی ہے آپ کی اور میری، وہ جو ہے ڈرامہ کس کو کہہ رہے ہو کا. تو میں بیٹھی ہوں بیڈ پہ، آپ ڈاکٹر بنے ہوئے. اینڈ یو آر سچ اے گریٹ ایکٹر، گریٹ پرسن، اور گریٹ وہ کیا کہتے ہیں جس کے ہونے سے انسان کو تحفظ فیل ہوتا ہے، لائک فیملی ممبر کی طرح، کہ گھر میں کوئی ہے بڑا یا ایسی پرسنالٹی جس سے میں سیکیورڈ ہوں. تو یو واز آلویز لائک دیٹ. تو میں کیونکہ پرسنلی آپ کو کام کیا جانتی ہوں، تو مجھے آپ بہت شروع سے ہی بہت اچھے لگتے ہیں. اور ریحان صاحب نے آپ کا نمبر دیا مجھے کہ ان کا انٹرویو. میں نے کہا اوہ اچھا آپ کا، آف کورس. تو میرے سے تو کانٹیکٹ نہیں تھا، بات نہیں ہو سکتی تھی، میں رہتی اتنی دور ہوں یو نو. تو بہرحال ہی لوز یو. ریحان صاحب آپ کو بہت پسند کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ واپس اپنی انرجی اکٹھی کریں اور شاہ رہیں. کل اٹ. تو بہت مزہ آیا، بہت اچھا لگا. اب آپ پبلک سے جو کہہ کے آخری میسج، آخری نہیں مطلب جاتے وقت انٹرویو سے
जो कुछ कहना चाहें, फिर उसके बाद हम खुदा हाफिज करेंगे। अच्छी बात। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही मेरे दिल के करीब हैं आप लोग। ये मैं बहुत ईमान से ये बात कह रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि मैं जब बीमार हुआ हूँ अभी पिछले दिनों, तो मुझे इतने फैंस के टेलीफोन्स और मैसेजेस आते रहे अराउंड द वर्ल्ड। कोई जगह ऐसी नहीं थी जहाँ से, खुद मैं अमेरिका में रहा हूँ 3-4 महीने पिछले दिनों, वहां पर भी जिस जिसको पता चलता था वो मेरे पास आता था रोज। मुझे, मैं समझता हूँ मेरी इस बीमारी को दूर करने में मेरे फैंस की दुआओं का बहुत बड़ा दखल है, जो उन्होंने दिल की गहराइयों से मेरे लिए मांगी, बहुत ही मोहब्बत से मेरे लिए दिल की गहराई। मेरे तो आपको पता ही है, मेरे फैंस तो दीवाने किस्म के हैं। मैं तो मिला हूं ना उन लोगों से, उनके जुमले में सुनता हूँ, उनकी बातें में सुनता हूँ, तो अनबिलीवेबल होती हैं वो बातें। आम आदमी सोच भी नहीं सकता कि कोई ऐसी बात कर सकता है। एक मेरे फैन थे कुवैत में, उनका वाकया मुझे बताया। MM सिद्दीकी साहब हमारे एक बहुत बड़े शख्सियत गुजरी हैं। सिद्दीकी साहब वो भी थे, इल्म नुजूम भी था उनके पास, मुवक्किल भी उनके पास थे, बड़े काबिल इंसान थे वो। मुझे एक दिन मिले, बातों बातों में फिर उन्होंने जबरदस्ती खाने पे रोक दिया। हम बैठ गए, खाना वाना खाया, तो वहां उन्होंने कुछ वाकयात सुनाने शुरू कर दिए मेरे, जो मुझे तो मालूम ही नहीं थी, उनको मालूम थी। कह रहे थे फलां दिन KIB कॉलोनी में अनवर फलां घर में खाना खा रहे थे, वहाँ ये हुआ था वो। खैर मैं उनकी दिलजोई के लिए यस यस करता कि जबकि मुझे याद नहीं आ रही थी बात। फिर उन्होंने एक अजीब बात सुनाई। कहने लगे हम कुवैत गए हुए थे और हमारा एक बिजनेस था किसी साहब से, कुवैती था वो, मुसलमान था, और वो लांचों का कारोबार, लांचें बनाते थे। तो कहने लगे उनसे हमारा कोई बिजनेस डील थी। हम गए फ्राइडे को, तो उन्होंने हमें बिठाया, कहवा पिलाया, पिस्ते बादाम खिलाए, और बातें हुई और एग्रीमेंट वगैरह सारे हो गए। फिर उन्होंने कहा कि अजान हो गई है जुमा की, आप लोग जाएं जुमा की नमाज पढ़ें और मैं खाने का इंतजाम करता हूँ। तो वो मेरे जो दोस्त वो थे सिद्दीकी साहब, उन्होंने कहा मैंने अपने उस दोस्त से जिसने हमें उससे मिलवाया था, उसको मैंने कहा भाई इससे तो हमें सिवाय चाय के और कुछ खिलाया नहीं, भूख के मारे हमारा बुरा हाल है, और मुझे नहीं लगता कि हम नमाज पढ़ के आएंगे तो इतनी जल्दी खाना वो दे देगा हमको। लिहाजा होटल फोन करो और उसे कहो कि खाना संभाल के रखे, हम लोग सीधे जाएंगे होटल और वहाँ खाना खाएंगे। उसने कहा नहीं यार, तुम्हें नहीं पता, ये बहुत बड़ी चीज़ है, तुम नमाज पढ़ो फिर चलो जरा देखो। कह रहे हमने नमाज पढ़ी, पेट में चूहे दौड़ रहे थे, हम चले गए दोबारा उनके वो फाउंड्री में। वहां गए तो वहां दस्तरखान बिछा हुआ था और उसमें दुनिया भर के अल्लाह ताला की नेमतें बिखरी हुई थी उसमें। यार हमने खूब डट के खाना खाया, फ्रूट्स खाए। उन्होंने कहा कि अब कॉफ़ी मैं आप लोगों को, आइसक्रीम भी खाया। कहला अब उन्होंने कहा कॉफ़ी मैं आप लोगों को घर ले जाके, मेरे अपार्टमेंट में नज़दीक है यहाँ से, मैं कॉफ़ी आपको वहाँ पिलाऊँ। करने का चलिए। फिर उनकी बड़ी सी गाड़ी में बैठ के हम गए, एक बिल्डिंग आई, उस बिल्डिंग के 8th फ्लोर पे इनका वो था अपार्टमेंट, एक फ्लोर पे एक आदमी का अपार्टमेंट, इस तरह का मतलब था, लेविश किस्म का। कह रहे हो जैसी लिफ्ट खुली, हम लिफ्ट से बाहर निकले तो सामने इनका वो था अपार्टमेंट, जाहिर है एक ही अपार्टमेंट था इन्हीं का। उन्होंने बटन दबाया, उसका दरवाजा खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला, कह रहा अंदर अनवर तुम्हारी तस्वीर लगी हुई थी, कदे आदम तस्वीर, तुमने सूट पहना हुआ ब्लू कलर का, सिगार तुम्हारे हाथ में, और तुम स्टाइल से खड़े हो एक फ्लावर वॉस को टेक लगा के। अब उस पे उन्होंने फूल चढ़ाए हुए थे, तस्वीर पे फूल चढ़ाए हुए थे। तो मैंने कहा भाई ये तो अनवर इकबाल है। कहने हाँ, ही इज अनवर इकबाल एंड ही इज माय फेवरेट एक्टर, आई लव हिम। तो मैंने कहा मगर आपने ये फूल क्यों चढ़ाए हुए हैं? फूल तो हमारे यहाँ मुर्दों पे चढ़ाए जाते हैं, ये तो माशाल्लाह हयात है। कहने मुर्दों पे तो चढ़ाए जाते हैं लेकिन देवताओं पर भी फूल चढ़ाए जाते हैं, और मेरे ये देवता हैं। अब बताओ यार, ऐसे ऐसे हमारे फैन बेचारे, इतनी मोहब्बत करने वाले। अनबिलीवेबल बातें हैं ये, जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये मतलब आमतौर पर लोगों को यकीन नहीं आता कि यार ऐसी छोड़ रहे हैं। ये सच्ची बातें हैं। जिन लोगों को कोई समझ आ जाता है, वो दूसरे को देवता फील करता है। देवता कोई देवता इंसान ही थे जिन्होंने इतनी इबादत की थी। अल्लाह ताला ने पहले उनको इंसान बनाया, तो उन्होंने इतनी इबादत की, इतनी इबादत की, इतनी इतनी इतनी, इतनी कि वो उस लेवल पे पहुंच गए कि वो बॉडी छोड़ दी उन्होंने, यानी ये वाली हमारी जो बॉडी, बाकी जो हमारी जो एनर्जी है वो उनके पास है, तो वो देवता है। लेकिन उनको ये क्वालिटी मिली है कि वो ह्यूमन बॉडी भी
मतलब देवता होने का एडवांटेज उनको इबादत का ये मिला कि आप अगर ह्यूमन बॉडी में आना चाहते हैं, जैसे आपने कई एक्सीडेंट देखे होंगे कि अचानक कोई आके बचा के ले जाता है, एकदम मुंह पे आया है ऐसे कोई बचा लेता है, तो वो वही है। ठीक है, तो आपको अगर किसी ने देवता कहा है तो वो फीलिंग्स है और समझ है ये। सही कह रही है। अल्लाह खुश रखे उनको जो हमें चाहते हैं, हमारे लिए दुआएं मांगते हैं। अल्लाह ताला उनको हमेशा आबाद आबाद रखे, खुश रखे। आई एम सो थैंकफुल टू माई परवरदिगार आलम, एंड सेकेंडली आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू माई फैंस, to all my lovers, to all my well-wishers, to all my family members, to all my dear friends like you. और बहुत ज़्यादा अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने इस मामले में हमें बहुत खुश नसीब बनाया। थैंक यू सो मच। आपके साथ बहुत अच्छी मीठी प्यारी बातें हुई और आपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस बताए। ये अल मोहम्मद अली मोहम्मद हैं, आपको सलाम अलैकुम भाई कह रहे हैं। और मैंने इसीलिए रखा कि कहीं मैं वापस लॉस ना कर जाऊं। हाँ, तो बहुत मजा आया, बहुत सुख मिला आपसे बात करके। कुछ और भी है क्या है? एक मिनट। अनवर इकबाल साहब, आपकी समाजी खिदमत भी काबिल तहसीन है। और ये हैं अरशद कुरैशी साहब, ये सून आपका इंटरव्यू करने वाले, मुझे पता अपने चैनल पे। थैंक यू अरशद जी, दिस इज रूहानी। तो एनीवेज थैंक यू, आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। एक मिनट में खोलती हूँ आपको। हाँ जी, जी क्या बोल रहे हैं आप? बोलिए अरशद भाई। नहीं नहीं, अरशद साहब ने आपको मैसेज किया था कि आपकी जो है, एक मिनट, आपकी अनवर इकबाल साहब, आपकी समाजी खदमात भी काबिल तहसीन है। यानी आपने लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, वो ये बताना चाह रहे हैं। मैसेज किया है उन्होंने, वो डायरेक्ट आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं। तो आप लेकिन कर सकते हैं उनको, वो आपको देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरशद भाई। ये तो हम सब पे फर्ज है कि हम एक दूसरे के काम आए, और समाज में रहते हैं तो समाज का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। फिर हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मुसलमान होने के नाते हम अपने भाइयों से मोहब्बत करनी चाहिए, और उनके हर दुख दर्द का हमें मुदावा करते रहना चाहिए पूरी जिंदगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। और जिस कदर आपके साथ आपका मैंने दिमाग खाया कि यूं कर ले, और मुझे खुद भी नहीं पता था। फिर रेहान साहब को मैं कह रही हूँ मुझे हेल्प करें, वो बिठे। मुझे ज्यादातर ये था कि आपकी तबीयत खराब है और आप ज्यादा देर मैं आपको जगाना बिठाना नहीं चाहती थी। और मुझे बहुत फिक्र लगी हुई थी आपकी कि आप रेस्ट नहीं कर रहे हैं और मेरे साथ मिलकर कुछ ढूंढा ढांडी कर रहे हैं। बीच में मेरी कुछ और अपॉइंटमेंट्स भी थी। एनीवेज बहुत 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 शुक्रिया आपका मेरे साथ ज्वाइन होने का। और रेहान साहब आपको एक सेकेंड, रेहान साहब आपको थैंक यू बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे थैंक रहा यू वेरी है। मच रेहान भाई, थैंक यू वेरी मच माय डियर, लव यू लव यू लव यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे आने का। और रेहान साहब आपसे सचमुच बहुत प्यार करते हैं, और इनका कॉल, इनके साथ बातें करें और मिलकर कुछ ऐसा काम करें जो हमारे आर्टिस्टों के लिए, जो बेचारे रुल पिल रहे हैं और जो आके सामने को बोलना भी चाहे तो नहीं बोल सकते, बेचारे कुछ शेम फील करते हैं, यार कैसे जाएं, और उनको ढूंढें और उनकी मदद कर सकें। और आपको भी हिम्मत आएगी, है माशाल्लाह, बहुत हिम्मत है आप में। और आप में और आएगी जब आप अपनी तकलीफ को भूल कर दूसरों के लिए उठ के जाएंगे, तो परवरदिगार आपको वो देगा जो हम सोच भी नहीं सकते। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। गए ब्लेस कर दिया आपको। ये बाबा बाबा बोलता ना, बाबा बाबा। तो ऐसा ही होगा। अनवर इकबाल साहब ग्रेट एक्टर, ये कह रहे हैं अनवर इकबाल साहब
शराफत, शराफत अली जो है वो भी आ गए हैं मैदान में हमें थैंक यू करने के लिए। और आपको कह रहे हैं अनवर इकबाल साहब ग्रेट एक्टर हैं, ओके गुड। और नम, 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 बिल्कुल सही कहा आपने, ओके। ये पता नहीं कौन है, ओके ज़ुहैब अली, ठीक है, थैंक यू। आपकी तरफ से मैं सबको थैंक यू कर रही हूँ। थैंक यू हमारा ये ग्रेट एक्टर, ग्रेट पर्सन की इंटरव्यू देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे और इनको, इनके लिए भी और मेरे लिए भी मुझे, हम लोगों को कुछ राय मशवरा दीजिए कि हम लोग कैसे कलेक्ट कर सकते हैं उन बेचारे फनकारों के लिए, कुछ बजट ऐसा बनाया जा सके। तो गवर्नमेंट करती है नहीं करती है, हम लोग हर वक्त गवर्नमेंट को देखते रहते हैं। तो गवर्नमेंट बेचारी पहले बेचारी उजड़ी पुजड़ी गवर्नमेंट है, उसकी बाल ऊंचे हुए हैं, यहाँ से कॉलर फटा हुआ है, तो उसको तो खुद कपड़ों की जरूरत है। तो क्या है कि हमारे जो लोग हैं, आम लोग जो हैं, वो बहुत सेंसिबल हैं, बहुत लविंग है, बहुत प्यार करने वाले हैं। तो जैसे पहले नंबर पर जैसे मैं जिनको जानती हूँ, और भी बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन यहाँ न्यूयॉर्क से बैठकर जिनको मैं जानती हूँ वो रेहान साहब हैं, रेहान अल्लाह वाला हैं। और मैं जो उनकी क्वालिटीज देखती हूँ, आई रियली अप्रिशिएट हिम। एंड ऐसे लोग, उन ऐसे लोगों के साथ और ऐसे लोगों को बढ़ावा देना, उनके साथ मिलना, और यकीनन और लोग भी होंगे, जो कोई भी और हैं उन जैसी फीलिंग्स रखने, उन जैसे थॉट रखने वाला, तो प्लीज ज्वाइन करें और एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का हाथ पकड़ें, एक दूसरे से प्यार करें। प्यार करें, प्यार सिर्फ आपस में अपनी फैमिली से, दोस्तों से, अपने बच्चों से नहीं, हमसे भी करें, हम सब से करें। ये पूरी कायनात ही हमारी है, ये पूरी जमीन ही हमारी है। आप क्या कहते हैं आप? मुझसे पूछ रही हैं? जी, मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? ढेर सारे लोग जमा हो गए हैं अब आपको कुछ कुछ कहने के लिए ना। एक सेकंड, ओके, ये बहुत सारे लोग जमा हो गए हैं। एनीवेज बहुत बहुत शुक्रिया और आपके टाइम का। मैं आपको फिर तंग करूंगी और फिर कहूंगी इधर से यूं करें, और पहले मैं भी सीख रही होंगी और आपको भी तंग कर रही होंगी। ये मैसेंजर पे चले जाए या व्हाट्सएप पे चले जाए, और यूं खेलते खेलते कुछ ना कुछ सीखते हुए चले चले जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम जब जा रहे होंगे तो हमें बहुत कुछ, हम अपने आने वाली जो करीब करीब की नस्लें होंगी उनको बताते जाएंगे कि यार हमने ये भी सीखा, वो भी सीखा, आप लोग भी सीखा। तो थैंक यू सो मच, वी लव यू, एवरीबडी लव यू। हमेशा हमेशा आपसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे, और आपके लिए दुआ गो है कि आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और बिल्कुल ठीक हैं। और जो छोटा सा है वो भी आप दूसरों के लिए उठे, आपको परवरदिगार ताकत देगा, आप कुदरत को और ज्यादा पहचानने लग जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन जो भी हमारा इंटरव्यू देख रहा है। और बहुत सारे लोग जमा हो चुके हैं, बड़े कीमती कीमती से लोग जमा हो गए हैं, लेकिन अभी टाइम बहुत ज्यादा 54 मिनट्स हम लोगों ने बात की है, तो इंशाल्लाह हम इनको फिर दोबारा से बुला लेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।